हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पायल टूडोर। आई एम पायल एंड आज हम शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 का सेकंड चैप्टर डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ये क्लास 6 का सेकंड चैप्टर है, ठीक है, जो हमारा नया सिलेबस डिजाइन किया है एनसीईआरटी ने, उसका सेकंड चैप्टर डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, तो डाइवर्सिटी से आप क्या समझते हैं स्टूडेंट्स? डाइवर्सिटी का मतलब होता है विभिन्नता। जैसे हमारा जो वर्ल्ड है उसमें एनिमल्स हैं, प्लांट्स है, ह्यूमन बींग्स हैं और इनके अंदर भी काफी सारी कैटेगरीज है। ठीक है, जैसे अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर देखा होगा तो उसमें आपने प्लांट्स अलग अलग तरह के प्लांट्स देखे होंगे, ठीक है, एंड अलग अलग तरह के आपने जो है एनिमल्स देखे होंगे। और हमने ये भी पढ़ा था कि ओनली हमारा ही एक ऐसा प्लानेट है अर्थ जिसपे जो है लाइफ जो है वो पॉसिबल है। बाकी और कोई जो प्लानेट है उनका इतना अच्छा इन्वायरमेंट नहीं है या फिर उनपे जो जीने की जो पॉसिबिलिटीज है वो काफी ज्यादा कम है, तो वहाँ पे जो है लाइफ नहीं है। लेकिन केवल हमारा ही ऐसा अर्थ प्लानेट है जिसपे जो है लाइफ सक्सेसफुली हो सकती है या फिर यहाँ पे लोग जी सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन है, वाटर है, ठीक है, और जो भी प्लांट्स को इन्वायरमेंट चाहिए होता है, ठीक है, ग्रो करने के लिए, एनिमल्स को जो इन्वायरमेंट लगता है जीने के लिए, वो सारे जो इन्वायरमेंट है वो अर्थ पे अवेलेबल है। इसलिए अर्थ ही एक ऐसा प्लानेट है। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, ये एक स्टोरी टेलिंग से बात होती है। तो इस चैप्टर में मिस सुलेखा हैं जो कि एक स्कूल टीचर हैं, काफी सारे स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, डॉक्टर रघु हैं जो एक लैब में काम करते हैं, और एक मनीराम चाचा हैं जो कि एक ऑर्डिनरी पर्सन है, ठीक है, जो डॉक्टर रघु के साथ आते हैं। तो जो मिस सुलेखा है वो डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा को इनवाइट करती है नेचर वॉक पे जाने के लिए, क्योंकि पिछले दिन कल बारिश हुई थी, ठीक है, तो आज बहुत सुहानी सी शानदार सी सुबह थी। तो टीचर सोचती है कि बच्चों को नेचर वॉक पे ले जाना चाहिए, तो वो डॉक्टर रघु एंड मनीराम चाचा को इनवाइट करती है नेचर वॉक पे जाने के लिए। एंड इसके पीछे एक रीजन होता है, क्योंकि जो मनीराम चाचा होते हैं, ठीक है, वो काफी ज्यादा टैलेंटेड होते हैं। अगर उनसे कहा जाए कि वो डिफरेंट डिफरेंट बर्ड्स की आवाज निकाल सकते हैं, वो किसी भी बर्ड की आवाज निकाल सकते हैं, ये उनके अंदर टैलेंट है। और केवल डिफरेंट डिफरेंट बर्ड्स की आवाज नहीं वो निकाल सकते हैं, वो स्मेल करके जो प्लांट्स है उनको डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उनके अंदर ऐसे उनका सेंस बहुत अच्छा है, या तो वो नेचर के बीच में रहकर काम करते हैं, इसलिए उनके अंदर ये टैलेंट है कि वो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स को जो है डिफरेंशिएट कर सकते हैं आराम से। ठीक है, तो ये नेचर वॉक पे जाते हैं, और इस नेचर वॉक का जो मेन एम होता है वो एम होता है कि अपने आसपास के सराउंडिंग्स में जो प्लांट्स हैं, जो एनिमल्स हैं, ठीक है, और जो डिफरेंट डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स को छोड़ के भी जो डिफरेंट डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जैसे इंसेक्ट हो गए, बटरफ्लाईज हो गई, एंड और भी बहुत सारे जो होते हैं जीव, ठीक है, उनको ऑब्जर्व करना है। ठीक है, उनको ऑब्जर्व करना है एंड एक्टिविटी करते हैं इसमें बच्चे। एक्टिविटी ऐसी कि जो भी डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट एंड जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी एक लिस्ट बनाते हैं, और उनकी जो सिमिलरिटीज हैं और जो डिफरेंसेस हैं उनको लिखते हैं और उनको ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो यही होता है कि अपने आसपास के सराउंडिंग्स को जो बच्चे हैं वो अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं, उनकी सिमिलरिटीज को देखते हैं, उनके डिफरेंसेस को जानते हैं। ठीक है, अब अब काफी सारे, जैसे अब वो नेचर वॉक पे निकलते हैं, ठीक है, अब काफी सारे ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर डिपेंड होके हम उनको एक दूसरे से सिमिलर या फिर एक दूसरे से डिफरेंट बताते हैं। ठीक है, जैसे कि प्लांट्स हैं, ठीक है, अब कुछ प्लांट्स बच्चों ने देखे कि कुछ बहुत ज्यादा टॉल है, ठीक है, कुछ प्लांट्स ऐसे मिले उनको जो बहुत ज्यादा छोटे हैं, ठीक है, कुछ प्लांट्स उनको ऐसे मिले जो बहुत ज्यादा मोटे हैं, कुछ ऐसे मिले जिनका तना एकदम ही पतला है, ठीक है, कुछ उनको जानवर दिखे, कुछ जानवर एकदम ही छोटे हैं जैसे आंट, ठीक है, एंड कुछ जानवर जो हैं इतने बड़े हैं जैसे एलिफेंट हो गया, मंकी हो गया। एलिफेंट तो काफी ज्यादा बड़ा हो गया, मंकी उससे छोटा हो गया। हाँ, तो ऐसे काफी सारी जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो एनिमल्स हैं और प्लांट्स उन्होंने देखे। इवन उन्होंने फ्लावर्स भी देखे। ठीक है, जैसे फ्लावर्स को कैसे आइडेंटिफाई करोगे आप, कैसे उनको एक दूसरे से डिफरेंट दिखाएंगे? जैसे कि गुलाब हो गया या फिर जासमीन हो गया, ठीक है, इन दोनों की स्मेल अलग अलग होती है, तो केवल उन्होंने बॉडी शेप पे या फिर थिकनेस, हार्ड सॉफ्ट, ये सब देखकर ही केवल उनकी जो सिमिलरिटीज है वो डिफरेंस नहीं लिखे, बल्कि उनकी स्मेल को देख के भी उन्होंने ये सारी चीजें ऑब्जर्व करी है। ठीक है, तो कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर हम उनको सिमिलरिटीज और डिफरेंस दिखाते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स में? जैसे शेप हो गया, है ना,
फर्स्ट तो शेप हो गया, फिर साइज हो गया, और स्मेल होगी। अब कुछ प्लांट्स हार्ड हैं, कुछ बहुत ज्यादा सॉफ्ट हैं। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जिनके ऊपर डिपेंड होकर हम उनमें सिमिलरिटीज और डिफरेंस दिखाते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये एक नेचर बुक काफी इंटरेस्टिंग है। अगर आपको भी कभी मौका मिले तो आप भी कभी नेचर बुक पे जाएं, अपनी सराउंडिंग्स को जो है आप ऑब्जर्व करें। ठीक है, जो सिमिलरिटीज होती हैं प्लांट्स के अंदर उनको समझें, जो डिफरेंसेस हैं उनको समझें। अगर डिफरेंसेस हैं तो वो क्यों हैं, इन सारी चीजों को समझने के लिए आप भी, अगर आपको कभी मौका मिले तो नेचर वॉक पे जरूर जाएं। अब हमने ये कहानी जो है यहीं पे खत्म होती है। ठीक है, मनीराम चाचा बच्चों को अलग अलग जो बर्ड्स हैं उनकी आवाजें निकाल कर भी बताते हैं। बच्चों को बहुत ज्यादा इंजॉय करते हैं मनीराम चाचा के इस टैलेंट को। ठीक है, वो उनको काफी ज्यादा जानकारियां देते हैं, फूलों को वो स्मेल करके उनको डिफ्रेंशिएट करना बताते हैं बच्चों को। तो बच्चे इन सब की एक लिस्ट बनाते हैं और उनकी जो सिमिलरिटीज है और जो डिफरेंसेस है उनको लिखते हैं। तो अगर आपको भी कभी मौका मिले तो आप भी नेचर बुक पे जरूर जाएं। अब जो ये जो मेन चैप्टर है उसको हम शुरू करते हैं। आपने गाय को देखा है, ठीक है, और आपने एलिफेंट को देखा होगा। ठीक है, तो जो गाय है और जो एलिफेंट है वो दोनों ही जानवर है। ठीक, दोनों ही एनिमल है। बट जो और दोनों के चार पैर हैं, एलिफेंट के भी चार पैर हैं और काऊ के भी चार पैर हैं। लेकिन एलिफेंट जो है वो बड़ा है ना। तो वो जो है काऊ से बड़ा है। तो उसमें क्या डिफरेंस हो गया कि एक क्या है, बिगर है, और काऊ क्या है, स्मॉलर है। ठीक है, और जैसे आपने डिफरेंट टाइप्स के जो प्लांट्स हैं उनको देखा होगा, आपने ग्रास देखी होगी और आपने मैंगो ट्री देखा होगा। दोनों प्लांट है ना, दोनों को हम प्लांट की कैटेगरी में ही रखेंगे। बट जो हमारा मैंगो ट्री है वो बहुत बड़ा है ना, और जो ग्रास है वो काफी ज्यादा छोटा है। जो मैंगो ट्री है उसका जो स्टेम है वो बहुत ज्यादा हार्ड है, और जो ग्रास है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट है ना। उसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं, लेकिन मैंगो ट्री को तोड़ सकते हो क्या आप? नहीं ना। तो वो हार्ड होता है, टॉल होता है। जो ग्रास होता है वो सॉफ्ट होता है, छोटा होता है। एंड जो मैंगो ट्री है वो फ्रूट प्रोवाइड करता है, मैंगो प्रोवाइड करता है। और लेकिन जो ग्रास है वो कोई हमें फ्रूट प्रोवाइड नहीं करता है ना। तो वो है तो दोनों प्लांट्स, ठीक है, दोनों प्लांट्स हैं, दोनों को प्लांट की कैटेगरी में ही रखेंगे। लेकिन ये जो शेप हो गया, साइज हो गया, ये सारे जो है ये पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर डिपेंड करके हम प्लांट्स को और एनिमल्स को जो है कैटेगराइज करते हैं, उनमें सिमिलरिटीज और डिफरेंस लिखते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो प्लांट्स हैं एंड एनिमल्स है ये अलग अलग क्यों है? ठीक है, तो इसका जो रीजन है वो हमें जानना है। जो प्लांट्स एंड एनिमल्स है वो चाहे एक दूसरे से अलग अलग हैं और एक दूसरे से अलग अलग क्वालिटीज वो रखते हैं, और वो नेचर में एक रोल प्ले करते हैं। हर एक प्लांट का, हर एक एनिमल का अपने इन्वायरमेंट को दिया हुआ एक रोल है, उसके कुछ अपने स्पेसिफिक बेनिफिट्स होते हैं। जैसे अगर आपके घर में लिज़ार्ड भी है तो वो भी काम की होती है। ठीक है, मतलब वो छोटे छोटे इंसेक्ट को खाती है, वो छोटे छोटे इंसेक्ट को आपके घर में नहीं होने देती है, वो उनको एज अ फूड खाती है लिज़ार्ड। ठीक, और जब काफी सारे जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स हमें क्या देते हैं? सबसे पहले तो वो हमें फूड प्रोवाइड करते हैं। प्लांट जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमको प्रोवाइड करते हैं वो हमें फूड प्रोवाइड करते हैं। हम और सबसे बड़ी जो उसका जो बेनिफिट है कि वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। आप सनलाइट को एब्जॉर्ब करके और वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं। तो प्लांट्स बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। लेकिन जो बेसिक चीजें जो प्लांट्स हमें प्रोवाइड करते हैं वो हो गया फूड एंड शेल्टर। प्लांट्स हमें प्रोवाइड करते हैं फूड एंड शेल्टर, ठीक है, और वुड प्रोवाइड करते हैं, वो सब शेल्टर में ही आ जाएगा। एंड एनिमल्स हमें क्या क्या प्रोवाइड करते हैं? एनिमल्स को काफी सारे लोग एज अ फूड भी लेते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग नॉन वेज खाते हैं, है ना, और काफी सारे फूड जैसे एग एग हो गया, मिल्क हो गया, ये सारी चीजें हमें कहाँ से मिलती है? एनिमल से मिलती है। तो एनिमल्स भी हमें फूड प्रोवाइड करते हैं, कुछ टाइप का फूड तो जो एनिमल्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं, है ना। एंड एनिमल्स एक और चीज में मदद करते हैं, जैसे कोई फ्रूट है ना। यहाँ पे अगर मक्खी, मान लीजिए कोई पेड़ है, मक्खी अगर उस पेड़ पे बैठ के अगर फ्रूट खा रहा है, मान लीजिए वो कोई भी फ्रूट खा रहा है और उसने आधा खा के फेंक दिया, तो जो उस फ्रूट, आधे खाए हुए फ्रूट में जो बीज होगा, है ना, उससे दूसरा जो अगर उसके ऊपर
बारिश हो गई या फिर वो मिट्टी में दब गया, गल गया, तो एक दूसरा जो प्लांट है वो क्या होगा, एक दूसरा प्लांट उग जाएगा ना वहाँ पे, दूसरा प्लांट ग्रो कर जाएगा वहाँ पे। तो एनिमल्स केवल फूड देने में या फिर दूसरे जैसे बड़े जानवर छोटे जानवर वो खाते हैं तो उसकी एक साइकिल चलती है ना। जैसे हम लोग क्या है, हम लोग जैसे चूहा है, चूहा क्या खाता है, इंसेक्ट खाएगा, फिर चूहे को कौन खाएगा, सांप खाएगा, सांप को कौन खाएगा, ईगल खाएगा। तो ये एक साइकिल होती है इनके बीच में। ये फूड साइकिल जो है जानवरों की जो फूड साइकिल होती है उसको हम बोलते हैं। तो फूड साइकिल में ही केवल मदद नहीं करते ये जो एनिमल्स होते हैं, ये स्प्रेडिंग में भी मदद करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा किसी के छत पे पेड़ उग जाता है, किसी छत की जो दीवारें होती है, बाउंड्रीज होती है, उनमें कभी कभी पेड़ लग जाते हैं। वो पेड़ कैसे लग जाते हैं, जैसे बर्ड्स होती है और जो एनिमल्स होते हैं वो अपने, मान लीजिए कोई बर्ड है वो अपने मुंह में अगर दाना लेकर चल रही है और वो कहीं पे छोड़ जाती है, अब वो मिट्टी में दब जाता है या फिर उसके ऊपर पानी आ जाता है, तो उसको पानी मिट्टी दोनों मिल जाता है, तो जो है प्लांट्स जो है वो ग्रो कर जाते हैं। तो जो एनिमल्स है वो स्प्रेडिंग में बहुत ही बेनिफिशियल जो है कोई किरदार है वो निभाते हैं। ये स्प्रेडिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं एनिमल्स एंड बर्ड्स, ठीक है। तो प्लांट्स हमें मिलता है फूड एंड शेल्टर, एंड एनिमल्स हमारी मदद करते हैं स्प्रेडिंग में। ओके, अब हम देखेंगे कि प्लांट्स को हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने देखा कि प्लांट्स के अंदर काफी ज्यादा वेराइटीज हैं, एनिमल्स के अंदर काफी ज्यादा वेराइटीज हैं। जैसे प्लांट्स में कोई बहुत ज्यादा बड़ा है, कोई बहुत ज्यादा छोटा है, कोई बहुत ज्यादा मोटा है, कोई बहुत ज्यादा थिन है, कोई हार्ड है, कोई सॉफ्ट है, कोई फ्रूट ग्रो कर रहा, किसी में फ्रूट लग रहा है, किसी में फ्रूट नहीं लग रहा है ना। तो और एनिमल्स में भी काफी सारे ऐसे जानवर हैं, ठीक है, जो अलग अलग हैं एक दूसरे से, उनमें भी काफी ज्यादा वेराइटीज हैं। कोई लैंड पर रह रहा है, कोई पानी पे रह रहा है, जैसे मछली पानी में रहती है लेकिन जो बाकी जानवर है वो जमीन पर रहते हैं। कुछ पक्षी हैं, है ना, पक्षियों में भी काफी सारी वेराइटीज हैं, अलग अलग आवाजें होती है उनकी, अलग अलग कलर होता है, अलग अलग शेप होता है ना। तो ये सारी वेराइटीज हमने देखी हैं प्लांट्स में, एनिमल्स में। हमें पता है कि इन सब में, प्लांट्स में, एनिमल्स में, बर्ड्स में, सब में अलग अलग काफी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वेराइटीज है, ठीक है। तो अब हम इनको ग्रुप करेंगे। तो ग्रुप करने से पहले ये भी तो जानना जरूरी है ना कि इनको ग्रुप करना इतना जरूरी क्यों है। तो आप फॉर एग्जांपल लेके चलिए आपका घर, ठीक है। तो आपके घर में एक किचन होगा, बेडरूम होगा, हॉल होगा। तो ऐसा ऐसा है स्टूडेंट्स कि जो आपका किचन का सामान है वो आपके बेडरूम में रखा होता है, जो आपके बेडरूम में जो अलमारी है उसके कपड़े आपने किचन में रखे हुए होते हैं। ऐसा नहीं होता है ना, जहाँ की चीजें आप वहीं पे रखते हैं। जैसे आप एक दूसरा एग्जांपल लेके चले, जैसे आपका स्कूल बैग है, उसमें काफी सारी किताबें होंगी, तो आप उनको अरेंज करके रखते हैं या फिर आप ऐसे ही उसमें रैंडम कोई भी रैंडम बुक रख देते हैं। अगर आप रैंडम उसमें कोई भी बुक रखेंगे तो आपको क्या, उसको निकालने में, अगर आपको मान लीजिए मैथ्स की बुक चाहिए तो आपको पूरा सर्च करना पड़ेगा, पूरा बैग आपको देखना पड़ेगा कि आपकी मैथ्स की बुक रखी कहाँ है ना। तो लेकिन अगर आप उनको एक अरेंज करके रखेंगे, है ना, या तो आप उनको साइज वाइज अरेंज करके रखें या फिर बुक्स को आप एक जिप में रखें एंड कॉपीज को आप एक जिप में रखें, तो आप उनको अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाओगे, है ना, आपका टाइम बचेगा। इसीलिए जो प्लांट्स एंड एनिमल्स है उनको भी ग्रुप करना इसीलिए भी जरूरी है, उनकी सिमिलरिटीज और डिफरेंस को ध्यान में रखते हुए, ताकि उनकी अच्छे से स्टडी हो पाए, उनको हम लिंक कर पाए, वो इन्वायरमेंट में कैसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं उसको हम जान पाए। इसलिए इनको ग्रुप करना जरूरी है। उनको उनके सिमिलर होने पे और उनमें जो डिफरेंसेस है, उन डिफरेंसेस को और सिमिलरिटीज को ध्यान में रखते हुए उनको ग्रुप करना जरूरी है, ताकि जो लोग हैं उनको अच्छे से जान पाए, उनकी स्टडी अच्छे से कर पाए, है ना। तो हम शुरू करते हैं प्लांट्स से। तो पहला पॉइंट है प्लांट को डिफरेंशिएट करने का, वो है उनकी बनावट से, ठीक है, कि वो किस तरह के दिखते हैं, कैसा उनका शेप है, कैसा उनका साइज है, वो हार्ड है, सॉफ्ट है। तो ये जो उनकी बनावट है उसके ऊपर डिपेंड होके हमने ट्रीज को जो प्लांट्स हैं उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। तो जो पहली कैटेगरी हमारी वो है हर्ब्स की, ठीक है। इनको बोलते हैं हर्ब्स। हर्ब्स का मतलब होते हैं छोटे पौधे, जैसे तुलसी का पौधा हो गया, है ना। ये जो छोटे छोटे पौधे होते हैं इनको बोलते हैं हम हर्ब्स, ठीक है। और उनसे जो बड़े पौधे होते हैं उनको हम बोलते हैं श्रब्स, और जो सबसे ज्यादा बड़े जो प्लांट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं ट्री, ठीक है। तो जो हर्ब्स होते हैं वो सबसे छोटे होते हैं, शॉर्टेस्ट होते हैं।
ये इनकी जो हाइट है वो बहुत ज्यादा कम होती है और ये सबसे ही ज्यादा शॉर्ट होते हैं। और जो उनसे थोड़े बड़े पौधे होते हैं, जो उनसे थोड़े बड़े प्लांट होते हैं, जो मीडियम, जिनका जो साइज होता है वो मीडियम होता है, उनको हम बोलते हैं shrubs। और जो सबसे ही ज्यादा टॉल होते हैं, बड़े होते हैं, उनको हम बोलते हैं ट्री। ठीक है, तो ये तीन कैटेगरीज है, हर्ब, श्रब्स एंड ट्री, जिनको हमने प्लांट्स को जिनमें हमने कैटेगराइज किया है। छोटे पौधे को हम हर्ब कह रहे हैं, जो उनसे बड़े साइज में है, जिनकी हाइट उनसे थोड़ी सी बड़ी है, उनको हम शर्ब कह रहे हैं। और जो सबसे ही ज्यादा बड़े हैं उनको हम जो टॉलेस्ट हैं, जो प्लांट सबसे ज्यादा टॉल है, उनको हम ट्रीज कह रहे हैं। ठीक है, अब जो हर्ब, श्रब एंड ट्री है, इनके कुछ फीचर्स हैं। ठीक है, तो इनके फीचर्स हम समझेंगे। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि हर्ब सबसे छोटा है, सब सबसे मीडियम साइज का होता है, जो मीडियम साइज के पौधे होते हैं, जो ट्री से छोटा होता है लेकिन हर्ब से बड़ा होता है। ठीक है, और ट्री सबसे ज्यादा टॉलेस्ट होता है। ठीक है, एंड जो हर्ब जो पौधे होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, अगर आप उनको तोड़ोगे तो वो आसानी से टूट जाएंगे। ठीक है, जो ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, इनकी जो स्टेम होती है वो वुडी नहीं होती है। और जो मीडियम साइज के प्लांट्स होते हैं, जिनको हम सर्व कह रहे हैं, वो हार्ड होते हैं थोड़े, और वो उनका जो स्टेम होता है वो वुडी टाइप का होता है ना, वो थोड़े कड़क टाइप के होते हैं, वो टूट जाएंगे, लेकिन आपको थोड़ा प्रेशर लगाना पड़ेगा। ठीक है, और जो ट्री होते हैं वो सबसे ज्यादा थिक होते हैं, इनकी जो स्टेम है वो बहुत ज्यादा मोटी होती है। आपने ट्रीज देखे होंगे तो ट्रीज की जो स्टेम होती है वो बहुत ज्यादा मोटी होती है, और ये सबसे ज्यादा हार्ड होते हैं। ठीक है, एंड अब हम इनके लाइफ स्पेन पे बात कर लेते हैं, मतलब ये कितने सालों तक जीवित रह सकते हैं। तो जो हर्ब है वो केवल 1-2 सीजन तक ही जीवित रह पाते हैं, मतलब 1-2 सीजन, यानी कि आप 3 से 6 महीने समझ सकते हैं। इनकी जो लाइफ होती है वो सिर्फ 3 से 6 महीने के लिए होती है, फिर ये या तो सूख जाते हैं या फिर दोबारा नए सीजन में ये ग्रो करते हैं। ठीक है, लेकिन जो हर शर्प्स होते हैं उनकी जो लाइफ होती है वो कुछ सालों तक होती है, 5 साल 6 साल, ऐसे कुछ सालों तक शर्प जो है जीवित रह सकते हैं। और जो ट्रीज होते हैं ये तो दशकों तक जीवित रह सकते हैं, दशकों तक, सेंचुरी भी कभी कभी हो जाती है। ठीक है, मतलब जैसे जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं वो 10 साल से ज्यादा भी जीवित रह सकते हैं, 10 साल 50 साल। इनकी जो लाइफ होती है वो हर्ब और शर्ब से बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, अब इनके कुछ एग्जाम्पल्स हम समझ लेते हैं। हर्ब का जो एग्जाम्पल है वो है तुलसी। आपने तुलसी देखा होगा, जो भी हमने फीचर्स पढ़े हैं, ठीक है, हाइट पढ़ी है हमने कि किसकी हाइट सबसे ज्यादा है, किसकी हाइट उससे ज्यादा है, और कौन सबसे बड़ा है हाइट में। ठीक है, हमने उनके स्टेम का स्ट्रक्चर देखा है कि किसकी स्टेम सॉफ्ट है, किसकी बूडी है, किसकी हार्ड है, एंड किसकी स्टेम बहुत ज्यादा मोटी है, थिक है। ठीक है, फिर हमने लाइफ स्पैन देखा है कि उनका लाइफ स्पैन कितना होता है, तो सबसे जो कम होता है वो हर्ब का होता है, ये सिर्फ 3 से 6 महीने ही जीवित रह सकते हैं। और जो सर्व होते हैं वो मेनी ईयर्स, मतलब 5-6 साल तक वो जीवित रह सकते हैं, लेकिन जो ट्री होते हैं वो दशकों तक जीवित रह सकते हैं। अब इनके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जो हर्ब का एग्जांपल है वो है तुलसी। ठीक है, आप इन फीचर्स को ध्यान में रखकर तुलसी को इमेजिन कीजिए ना। तुलसी क्या होता है, छोटा होता है ना, मतलब शॉर्टेस्ट होता है। उसकी जो स्टेम होती है वो काफी ज्यादा पतली होती है। ठीक है, मतलब सॉफ्ट होती है, वो टूट जाएगी आराम से ना, तो सॉफ्ट होती है उसकी स्टेम। और आपने देखा होगा तुलसी का पौधा अगर एक बार उग गया है वो 3-4 महीने में सूख जाता है, फिर वो दोबारा ग्रो करता है, तो उसका लाइफ सेशन कितना होता है, केवल 1 से 2 सीजन। ठीक है, अब आप सर्प को लेके चलिए। सर्प का जो एग्जांपल है वो है रोज, है ना। आपने गुलाब का पौधा देखा होगा, गुलाब का पौधा कितना होता है, मीडियम होता है साइज में। आप गुलाब के पौधा इतना बड़ा भी हो सकता है, इतना बड़ा भी हो सकता है ना। वो मतलब वो हर्ब से बड़ा होता है, वो ट्री से छोटा होता है। और उसकी आपने गुलाब की जो है स्टेम देखी होगी, वो बहुत ज्यादा हार्ड होती है, वुडी टाइप की होती है। आप उसको अगर तोड़ोगे तो आपको थोड़ा प्रेशर लगाना पड़ेगा, थोड़ा पावर लगानी पड़ेगी आपको, तो उसकी जो स्टेम होती है वो कैसी होती है, हार्ड होती है और बूढ़ी होती है। हर्ब की तरह सॉफ्ट नहीं होती है उसकी स्किन है, उसकी जो स्टेम होती है। और जो आप गुलाब का पौधा 5-6 सालों तक भी जीवित रह सकता है। वैसे तो नॉर्मली सबके घर में गुलाब देखने को मिल जाते होंगे, तो आप गुलाब से तो फेमिलियर होंगे। अब बात कर लेते हैं ट्रीज की। ट्रीज होते हैं सबसे ज्यादा टॉलेस्ट होते हैं, इसका जो एग्जाम्पल है वो है मैंगो। ठीक है, आपने मैंगो का ट्री देखा होगा, या फिर आपने बरगद का पेड़ देखा होगा, है ना। मतलब ये और भी एग्जांपल्स हैं ट्रीज के। आप मैंगो लेकर चलिए, मैंगो का पेड़ आपने देखा होगा, तो मैंगो के पेड़ कितने बड़े बड़े होते हैं। या फिर आपने बरगद का पेड़ देखा होगा, तो बरगद के पेड़ कितने सबसे ज्यादा टोलेस्ट होते हैं। और उनका जो स्टेम होता है वो बहुत ज्यादा मोटा होता है, बहुत ज्यादा हार्ड होता है, उसको आसानी से कोई भी तोड़ नहीं सकता है।
उसको दो चार लोग भी नहीं तोड़ पाएंगे स्टेम को। उसका जो तना होता है वो इतना ज्यादा मोटा होता है ना। और आपने देखा होगा कुछ लोगों के घर में पीपल के पेड़ लगे होते हैं, नीम के पेड़ लगे होते हैं, वो सालों से लगे हुए हैं। मतलब आप जब छोटे होंगे, जब से अगर उन ट्रीज को देखते आ रहे होंगे, और अगर वो अभी भी होंगे आपके घर में, तो अभी भी वो पेड़ जीवित होंगे, है ना। तो इनकी जो लाइफ स्पेन होता है ये सबसे ज्यादा होता है। ट्री जो है वो बहुत ज्यादा सालों तक जीवित रह सकते हैं, ठीक है। तो जो पहली कैटेगरी थी हमारी जिनमें हमने प्लांट्स को डिफरेंशिएट किया है, वो उनके साइज को लेके, उनकी हाइट को लेके, और उनका जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर को लेके हमने उनको डिफरेंशिएट किया है, जिनको हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं, हर्ब, श्रब्स एंड ट्री, ठीक है। हर्ब जो होते हैं वो छोटे पौधे होते हैं, श्रब उनसे बड़े पौधे होते हैं, और जो ट्रीज होते हैं वो एक ऐसे प्लांट होते हैं जो सबसे ज्यादा टॉलेस्ट होते हैं, ठीक है। ये जो हर्ब होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, जो ये श्रब्स होते हैं वो वुडी होते हैं, थोड़े से थिक होते हैं, और ट्री जो होते हैं वो सबसे ज्यादा हार्ड होते हैं, वुडी होते हैं, थिक होते हैं, ठीक है। तो ऐसे हमने डिफरेंशिएट किया है। इनका लाइफ स्पेन भी हमने देखा है, हर्ब का जो लाइफ स्पेन है वो सबसे कम है, सबसे ज्यादा ट्रीज का है, और शर्ब का जो लाइफ स्पेन है वो हर्ब और शर्ब के बीच में लाई करता है, ठीक है। एंड उनके एग्जांपल्स भी हमने एक एक देख लिया, हम आगे और भी एग्जांपल्स देखेंगे। अब हम देखेंगे अब हमने ऐसे स्ट्रक्चर के ऊपर तो ट्रीज को जो प्लांट्स है उनको कैटेगराइज कर लिया है। अब हम इनके जो लीव्स होती है, इनके लीव्स के स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड होकर हम इनको कैटेगराइज करेंगे। अभी हमने देखा था कि प्लांट को कैसे कैटेगराइज किया गया है उनके स्ट्रक्चर के हिसाब से। जैसे छोटे पौधे हैं, जो छोटे प्लांट्स हैं उनको हमने हर्ब्स कहा था, जो मीडियम साइज के प्लांट्स हैं उनको हमने सर्ब कहा था, और जो बहुत ज़्यादा बड़े प्लांट्स हैं उनको हमने ट्री ट्री कहा था, है ना। एंड उनके हमने ये चीज़ भी देखी थी कि कौन सॉफ्ट होता है, कौन हार्ड होता है, कौन वुडी स्ट्रक्चर का होता है, ठीक है। एंड प्लांट्स को अभी दो और कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, लेकिन वो का जो स्ट्रक्चर होता है वो छोटे पौधों जैसा नहीं होता है, ना ही एक पेड़ की तरह होता है। उनका स्ट्रक्चर अलग होता है, इसलिए दो कैटेगरीज हमने अलग रखी है। पहली जो कैटेगरी है वो है क्लाइंबर्स। पहली जो कैटेगरी क्लाइंबर्स, उनको क्लाइंबर्स कहा जाता है। इन क्लाइंबर्स क्लाइंबर्स यानी कि आप ये जो दो कैटेगरीज है इनको आप समझ सकते हैं। बेल आपने देखी होगी, अगर आपके घर में अगर बेल लगी होगी तो बेल आपने देखी होगी, कभी तरबूज की बेल आपने देखी होगी, मनी प्लांट की देखी होगी, या फिर जिसमें तोरई वगैरह आपकी जो सब्जियां लगती है ना, वो बेल आपने देखी होगी। तो उस बेल के दो प्रकार हैं, एक होती है क्लाइंबर और एक होती है क्रीपर, ठीक है। क्लाइंबर ऐसी बेल होती है जिनको मतलब ऊपर चढ़ने के लिए किसी सपोर्ट की जरूरत होती है, या तो बॉल की जरूरत होती है, या फिर कुछ भी आप लगा दीजिए, है ना। और क्रीपर वो होती है जो ग्राउंड पर फैलती है, जैसे वाटरमेलन की बेल को आपने देखा होगा, वो दीवारों पर नहीं चढ़ती है, क्या ग्राउंड में फैलती है। और जो क्लाइंबर्स होती है, जैसे ग्रेप्स वगैरह आपने देखे होंगे, ग्रेप्स वगैरह नीचे उनकी जो बेल है वो धरती पर नहीं चलती है, बल्कि वो दीवारों पर चढ़ती है। तो ये दो और टाइप्स हैं। पहला है क्लाइंबर्स, और उसकी डेफिनेशन आप देख लीजिए। सम प्लांट विथ वीक स्टेम्स नीड सपोर्ट टू क्लाइंब एंड ग्रो। मतलब ऐसे पौधे जिनको ग्रो करने के लिए या फिर क्लाइंब करने के लिए किसी सपोर्ट की जरूरत होती है, उन्हें हम क्लाइंबर्स कहते हैं। और उसका जो एग्जांपल है वो है मनी प्लांट। अगर आपने कभी मनी प्लांट देखा होगा तो आपने देखा होगा कि उसको जो है ग्रो करने के लिए या फिर क्लाइंब करने के लिए बॉल की जरूरत होती है, या फिर किसी सपोर्ट की जरूरत होती है। तो जो ऐसे पौधे होते हैं जिनको ग्रो करने के लिए किसी दीवार की जरूरत है, और जो वर्टिकली अपवर्ड अपवर्ड ग्रो करते हैं, यानी कि वो ऊपर की तरफ जो है वो ग्रो करेंगे, उनको हम बोलते हैं क्लाइंबर्स, ठीक है। एंड इसका एक और टाइप है इन प्लांट्स का, एक वो है क्रीपर। सम प्लांट्स क्रीप अलोंग द ग्राउंड, और उसका जो एग्जांपल है वो है वाटरमेलन। मतलब जो ऐसे पौधे होते हैं जो ग्राउंड पर फैलते हैं, जैसे वाटरमेलन की बेल ले लीजिए आपने। वाटरमेलन की अगर बेल देखी होगी तो वो ग्राउंड पर चलती है ना, ग्राउंड पर लहरती है वो। हाँ, तो उस टाइप के पौधों को हम बोलते हैं क्रीपर्स। जो अपर डायरेक्शन में चढ़ते हैं उनको बोलते हैं हम क्लाइंबर्स, एंड जो हॉरिजेंटली ग्राउंड पर चलते हैं, ग्राउंड पर रन करते हैं, उनको बोलते हैं हम क्रीपर्स, ठीक है। तो ये पांच टाइप में हमने जो है प्लांट्स को डिवाइड किया है। पहला है हर्ब यानी कि छोटे पौधे, श्रब्स यानी कि मीडियम साइज के जो पौधे या फिर जो प्लांट्स होते हैं, और जो सबसे बड़े पौधे या फिर जो टॉलेस्ट होते हैं और जो हार्ड भी होते हैं उनको हमने ट्रीज कहा है।
उसके बाद भी तो हमारी कैटेगरीज होती है क्लाइंबर्स की एंड क्रीपर्स की। जो क्लाइंबर्स होते हैं वो अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रो करते हैं एंड जो क्रीपर्स होते हैं वो ग्राउंड के अलोंग जो है वो ग्रो करते हैं। ठीक है, तो इन देखो अभी हमने पढ़ा कि प्लांट्स के स्ट्रक्चर के हिसाब से, उनके साइज के हिसाब से उनको कैसे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है उनके साइज के हिसाब से और उनको ग्रो करने को लेकर। ठीक है, अब हम लीव्स के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट्स के लीव के स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, तो अब लीव्स यानी कि पत्तियां आप सभी ने देखी होगी, है ना। अब आपने एक चीज नोटिस करी होगी, पत्तियों के बीच में ऐसे लाइंस होती है ना। ये चीज आपने नोटिस करी होगी, पत्तियों के बीच में ये जो लाइंस है ये आपने नोटिस करी होगी ना। आप किसी भी प्रकार की पत्ती देखें ना, उनके अंदर ऐसे लाइंस करके लाइंस से एक स्ट्रक्चर बना होता है। ठीक है, तो ये जो है आपकी आपने हिबिस्कस का अगर पौधा देखा होगा, हिबिस्कस का जो प्लांट होता है, एक फ्लावर होता है ना, गुड़हल हिंदी में जिसको गुड़हल बोलते हैं। अगर आपने गुड़हल के फूल का पौधा देखा है तो उसकी पत्ती अगर आपने देखी होगी तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर की उसकी पत्तियां होती है। ठीक है, तो ये जो लाइंस होती है इसके अंदर, है ना, पत्तियों के अंदर ये जो लाइंस होती है इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है बीन्स। इनको कहा जाता है बीन्स। जैसे ये वाली पत्ती ले लीजिए, आपकी गुड़हल की पत्ती है, इसके अंदर ये जो लाइन से जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, पत्ती के अंदर जो लाइंस होती है उनको बीन्स कहा जाता है। ये बनाना लीफ है, बनाना लीफ ये भी बीन्स ही है। ये जो बनाना लीफ में भी ये जो लाइंस होती है इनको बीन्स कहा जाता है। ये ग्रास की आपकी पत्ती है और ये जो लाइन है इसके बीच में इसको भी बीन्स ही कहा जाता है। मतलब पत्तियों के बीच में जो लाइन से बना हुआ जो स्ट्रक्चर होता है उसको कहते हैं बीन्स। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर बनता है बीन्स, जैसे ये बीन्स है इतनी सारी, ठीक है, ये मिडल बीन है, ठीक है, ये मेन वाली बीन है, ये इसकी मेन बीन है और ये बनाना लीफ की ये वाली मेन बीन है और ग्रास की ये बीच वाली जो बीन है ये सबसे मेन वाली बीन है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है इन लाइंस से मिलाकर, यानी कि इन बीन्स से मिलाकर जो स्ट्रक्चर बनता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वेनेशन। उसको बोलते हैं वेनेशन। ये जो स्ट्रक्चर बना है, ये जो ऐसा स्ट्रक्चर बना है इस पत्ती के अंदर, इसको कहते हैं वेनेशन। और इस लीफ के अंदर ये जो स्ट्रक्चर बना है इसको भी क्या कहते हैं, इसको कहते हैं वेनेशन। ठीक है, लाइंस को बोलते हैं बीन्स और उन लाइन से मिलाकर जो स्ट्रक्चर बनता है उनको बोलते हैं वेनेशंस। ठीक है, अब ये वेनेशंस जो होते हैं ये काफी ज्यादा टाइप के होते हैं। ठीक है, हमें इस चैप्टर में दो टाइप के वेनेशंस पढ़ने हैं। पहला है आपका रेटिक्यूलेट वेनेशन। ठीक है, आपने अगर गुड़हल की पत्ती देखी हो या फिर नहीं भी देखी हो और अगर आपके घर के आसपास कहीं पे गुड़हल का पौधा हो तो आप ना उस पत्ती को अच्छे से ऑब्जर्व करिएगा। आप जब पत्ती को देखेंगे तो उसके अंदर ऐसे लाइंस बनी होंगी, उन लाइंस को बीन्स कहते हैं। वो जो स्ट्रक्चर उन लाइन से बनता है उनको वेनेशन कहते हैं। ठीक है, अब आपको फर्क दिख रहा होगा, ये हिबिस्कस यानी कि गुड़हल के पौधे की लीफ है और ये बनाना लीफ है। आपको इन दोनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है, ये जो वेनेशंस इनके अंदर बने हैं इन दोनों का स्ट्रक्चर अलग है। ये आपका स्ट्रक्चर है पैरेलल लाइंस का, है ना। ये बनाना लीफ में देखिए ये बीन्स कैसे बनी हुई है, ऐसा लग रहा है जैसे एक दूसरे के पैरेलल रखी हो, है ना, यही लग रहा है कि एक दूसरे के पैरेलल रखी हुई है ये बीन्स। तो ये जो पैरेलल वेनेशन जो होता है वो आपका होता है बनाना लीफ में। ठीक है, पैरेलल का मतलब होता है कि समांतर जो लाइन होती है ना, इक्वल में जो लाइन आपकी रहती है उसको बोलते हैं पैरेलल। ठीक है, तो ये लग रहा है ना आपको जैसे ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। तो बनाना लीफ के अंदर जो पैरेलल स्ट्रक्चर बनता है यानी कि जो पैरेलल वेनेशन बनता है उसको बोलते हैं पैरेलल वेनेशन ऑफ बनाना लीफ। ठीक है, बनाना लीफ में कैसा वेनेशन होता है, पैरेलल। वही अगर आप हिबिस्कस की लीफ को देखेंगे तो हिबिस्कस की जो लीफ है उसमें आपका पैरेलल वेनेशन नहीं बनता है। देखिए ये इसके पैरेलल नहीं है, ये कैसा बन रहा है, ये जाली आपको नेट टाइप का लग रहा होगा, है ना, कि ये इधर से गई है, ये इधर से गई है। तो ये एक नेट टाइप का स्ट्रक्चर बनता है। जो गुड़हल की पौधे की जो पत्ती होती है उसमें एक नेट टाइप का वेनेशन बनता है। उस वेनेशन का नाम होता है रेटिक्यूलेट वेनेशन। ठीक है, क्या होता है, रेटिक्यूलेट वेनेशन। तो ये दो टाइप के आपके वेनेशन होते हैं, एक होता है आपका पैरेलल वेनेशन और दूसरा होता है आपका रेटिक्यूलेट वेनेशन। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि रेटिक्यूलेट वेनेशन किस पत्ते की पौधे में किस पत्ती में होता है तो आप उसमें हिबिस्कस का एग्जांपल लिख सकते हो। इसका जो एग्जांपल है वो है हिबिस्कस। और अगर आपसे
पूछे कि कौन सा ऐसा लीफ है जिसमें पैरेलल वेनेशन आपको देखने को मिलता है, तो बनाना लीफ, ठीक है। जो ग्रास होता है, ग्रास में भी आपको पैरेलल वेनेशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसमें आपके दो एग्जांपल है पैरेलल वेनेशन में, बनाना एंड ग्रास। और जो आपका नेट टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है जिसको रेटिकुलेट वेनेशन बोलते हैं, उसमें आप हिबिस्कस को लिख सकते हो। तो ये आपके दो टाइप के वेनेशन है। जो नेट जैसा जो स्ट्रक्चर बनाता है उसको हम जिन वेन से नेट जैसा स्ट्रक्चर बनता है, ये आपकी जो लाइंस होती है इनको हम वीन्स कहते हैं। इन वीन्स के द्वारा जो स्ट्रक्चर पत्ती के अंदर बनता है उसको हम वेनेशन कहते हैं। एंड वेनेशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है रेटिकुलेट वेनेशन, दूसरा होता है आपका पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेशन का मतलब होता है जिनमें जो लाइंस होती है वो एक दूसरे के इक्वल होती है। और रेटिकुलेट वेनेशन में नेट टाइप का स्ट्रक्चर बनता है जो कि हिबिस्कस की पत्तियों में होता है। एंड पैरेलल वेनेशन आपको बनाना और ग्रास की पत्तियों में देखने को मिलता है। तो ये दो टाइप के वेनेशन आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर आप चाहें तो मैं इनकी डेफिनेशंस आपको लिख कर दे देती हूँ, आप उसको एक बार रीड कर लीजिए। रीड कर लेते हैं, ठीक है। तो वीन्स क्या होती है, ठीक है। वीन्स आर द थिन लाइंस ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ, ठीक है। जो लीफ का जो सरफेस होता है, पत्ती के ऊपर जो भी सरफेस होता है उसके अंदर जो लाइंस बनी होती है ना, कोई भी लीफ अगर आप देखेंगे उसके अंदर जो लाइंस बनी होती है पतली पतली, उन थिन लाइंस को कहा जाता है वेन्स, ठीक है। अब वेनेशन क्या होता है, द डिजाइन और पैटर्न मेड बाय द वीन्स ऑन द लीफ इज कॉल्ड वेनेशन। अब ये जो वीन्स होती है यानी कि ये जो लाइंस होती है, ये कुछ इधर जाती है कुछ इधर जाती है, तो इनके द्वारा जो पैटर्न या फिर डिजाइन बनता है उसको हम कहते हैं वेनेशन, ठीक है। अब वेनेशन दो टाइप के होते हैं, पहला होता है रेटिकुलेट वेनेशन, ठीक है। तो रेटिकुलेट वेनेशन ऐसा वेनेशन होता है द वीन्स फॉर्म अ नेट लाइक पैटर्न, मतलब जिन लाइन से नेट, मतलब जैसे नेट होता है ना, जाली होती है ऐसी, ऐसा वाला जिन बीन्स से स्ट्रक्चर बनता है उस वाले वेनेशन को हम कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। और ये हमने अभी देखा था, ये हिबिस्कस की लीफ में होता है, ठीक है। अब एक होता है पैरेलल वेनेशन। पैरेलल वेनेशन कैसे होते हैं, जिसमें द बीन्स रन पैरेलल टू ईच अदर, जिसमें जो बीन्स होती है मतलब जो लाइंस होती है वो एक दूसरे के समानांतर चलती है, जैसे कि बनाना लीफ ऐसे ही था पैटर्न कुछ, ये एक दूसरे के समानांतर चलती है। तो जिनमें जो बीन्स होती है वो पैरेलल होती है, उसको हम बोलते हैं पैरेलल वेनेशन, ठीक है। तो ये लीफ का स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा कि लीफ के अंदर जो लाइन वाला स्ट्रक्चर होता है उसको बीन्स कहते हैं, ठीक है। जो स्ट्रक्चर बनता है बीन्स से उसको वेनेशन कहते हैं। वेनेशन दो टाइप के होते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन जो कि नेट लाइक पैटर्न होता है फिर डिजाइन होता है ना। और एक होता है पैरेलल वेनेशन जिसमें जो लाइंस होती है वो सीधी सीधी सी जाती है, मतलब जो बीन्स होती है वो ऐसे सीधे सीधे एक दूसरे के पैरेलल जाती है, ठीक है। तो ये लीफ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट मतलब हमने प्लांट्स देख लिए कितने टाइप के हैं, ठीक है। छोटे पौधों को क्या कह रहे हैं, बड़े पौधों को क्या कह रहे हैं, ट्रीज को कैसे कैटेगराइज किया है, क्रीपर्स क्या होती है, क्लाइंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। अब हमने लीफ का स्ट्रक्चर भी देख लिया, अब हम रूट का स्ट्रक्चर देखेंगे कि रूट को भी अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। हमारी दो टाइप की रूट होती है, एक होती है टेप रूट, ठीक है, और एक होती है फाइब्रस रूट। तो हम रूट को स्टार्ट, प्लांट्स के रूट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। रूट्स दो प्रकार की होती है, किसी भी प्लांट की जो रूट होती है वो दो टाइप की होती है। प्लांट की अगर किसी भी जो कोई ट्री है, प्लांट है, हर्ब है, शर्ब है, आपको इससे फर्क नहीं पड़ता कि प्लांट कैसा है, हर्ब है, शर्ब है, ट्री है, क्या है, ठीक है। लेकिन कोई भी प्लांट आप ले लीजिए, उसकी जो रूट होती है वो दो प्रकार की होती है। पहली होती है आपकी टेप रूट और दूसरी होती है आपकी फाइब्रस रूट, ठीक है। तो हम अब जानेंगे कि टेप रूट क्या होती है। तो टेप रूट आपकी होती है सिंगल थिक मेन रूट दैट ग्रो स्ट्रेट डाउन टू द सॉइल, ठीक है। टेप रूट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसमें एक जो रूट होती है एक मेन रूट होती है, ठीक है। टेप रूट में एक मेन रूट होती है और मतलब सीधी जाती है सॉइल में, जमीन में वो ना सीधी जाती है। जैसे अगर आपने कभी चना खाया होगा, ठीक है, अगर आप अगर खेत वगैरह होगी आपके और आपने कभी चना उखाड़ा होगा तो आप उसकी कभी रूट को ऑब्जर्व करना, उसकी जो रूट होती है ना वो ऐसी सीधी एक मेन रूट होती है, उसमें एक मेन रूट होती है जो एकदम स्ट्रेट होती है, ठीक है। एक मेन रूट होती है जो एकदम स्ट्रेट होती है और उसके अगल बगल से ऐसी छोटी 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 सी रूट्स निकलती रहती है, ठीक है। एक मेन रूट होती है और बाकी उसमें ऐसे छोटे 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 अगल बगल से छोटी छोटी रूट्स निकलती रहती है। वैसे रूट को हम बोलते हैं टेप रूट, ठीक है। और टेप रूट का एग्जांपल होता है आपका मस्टर्ड। अगर आपने सरसों देखी होगी
सरसों को अगर कभी आप उखाड़ेंगे तो आप उसमें टेप रूट देखेंगे, उसमें आपकी एक जो मेन होगी, एक रूट होगी, एक मेन रूट, ठीक है, और उसके अगल बगल से ऐसे छोटी सी रूट्स निकली होगी, उस स्ट्रक्चर को, रूट के उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं टेप रूट। ये सिंगल होती है, एक ही होती है, सिंगल होती है। जैसे ये मेन स्ट्रक्चर है आपका जो बीच वाला, ये सिंगल होती है, थिक होती है, मोटी होती है, और एक मेन रूट होती है उसमें, ये वाली जो है आपकी वो मेन रूट है, ठीक है, जो सीधी उगती है, सीधे उगती है, और अगल बगल उसके छोटे छोटे ऐसे रूट्स निकले हुए रहते हैं, धागे निकले हुए रहते हैं। जो सेकंड टाइप की आपकी रूट है वो है आपकी फाइब्रस रूट, ठीक है। फाइब्रस रूट आपको ओनियन में देखने को मिल जाएगी, या फिर आपको गेहूं में देखने को मिल जाएगी। जब आप कभी जब गेहूं कट जाते हैं तो अगर आपने कभी उसको उखाड़ा हो तो वहां पे आपको फाइब्रस रूट देखने को मिलेगी। फाइब्रस जो रूट होती है वो गुच्छे गुच्छे की तरह होती है, उसमें मेन रूट जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। जो फाइब्रस रूट होती है उसमें कोई मेन रूट नहीं होती है, उसकी जो सारी रूट्स होती है वो सारी ही मेन होती है, क्योंकि उन सबका जो सारी रूट्स है वो सारी सिमिलर होती है। जैसे इसमें जो मेन रूट है वो अलग है, ठीक है, और जो अगल बगल उसकी जो रूट्स निकली है वो डिफरेंट है, ठीक है, डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा। ये काफी छोटी छोटी होती है, जो एक ही सिंगल जो रूट होती है केवल वही बड़ी होती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। फाइब्रस रूट में जो सारी रूट्स है वो सिमिलर होती है, और सिमिलर साइज में भी सिमिलर होती है, छोटी बड़ी कैसे भी, लेकिन पतली पतली सी जो रूट्स है ऐसे निकली हुई रहती है, और सीधे बेस से निकली हुई रहती है। इसकी जो डेफिनेशन है उससे आप बेहतर समझेंगे। क्लस्टर ऑफ मेनी थिन हेयर्स लाइक रूट्स ऑल ग्रो आउट फ्रॉम द बेस, मतलब गुच्छा टाइप का होता है काफी सारी रूट्स का इकट्ठा गुच्छा होता है, जो है बालों की तरह दिखते हैं। जैसे बालों का गुच्छा नहीं होते कि एक ही बेस से सारे, ये सरफेस से सारी रूट्स एक साथ निकलती है, ठीक है, ये आपका सरफेस था, इससे ये मेन रूट जमीन के अंदर एक मेन रूट निकलती है, ये आपका सरफेस है। फाइब्रस रूट में काफी सारी जो रूट्स है वो एक साथ निकलती है, ठीक है। इसका एग्जांपल है आपका बीट। तो जो गुच्छे जैसी लीफ होती है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम बोलते हैं फाइब्रस रूट, जिसमें सारी जो रूट्स होती है वो सिमिलर होती है, ठीक है, एक जैसी दिखती है ना। और जो आपका टेप रूट होता है उसमें मेन रूट होती है, और उसके अगल बगल से ऐसी छोटी छोटी सी रूट्स निकलती रहती है, लेकिन जो मेन रूट होते हैं उसको हम टेप रूट बोलते हैं। आप एक बार डेफिनेशन देख लीजिए, आप चाहें तो। प्लांट के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। प्लांट अगर छोटा होता है तो हम उसे हर्ब कह रहे हैं, अगर वो बड़ा है तो हम उसे ट्री कह रहे हैं। फिर हमने लीव्स के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, देन हमने रूट्स के बारे में पढ़ा, अब हम सीड्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अब प्लांट्स के अगर हमने हर एक पार्ट के बारे में पढ़ा है तो हम सीड्स को तो छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो हम सीड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सीड्स आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मोनोकोट सीड और एक होता है डायकोट सीड्स, ठीक है। एक होता है मोनोकोट और एक होता है डायकोट। तो मोनोकोट एंड डायकोट। अब मोनो का मतलब क्या होता है? मोनो का मतलब होता है वन, मोनो का मतलब होता है वन, और डाई का मतलब क्या होता है? टू। मोनो का मतलब होता है वन एंड डाई का मतलब होता है टू, ठीक है। तो पहले हम कोटिलेडन्स समझ लेते हैं कि कोटिलेडन्स क्या होता है। आपने कभी चना देखा होगा, ठीक है, चना आपने देखा होगा। अगर चने को अगर आप तोड़ते हैं तो वो दो सिमिलर पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। या फिर आपने मटर का बीज देखा होगा, जब हम मटर को दो भागों में तोड़ते हो तो वो दो सिमिलर पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। आपने बादाम खाई होगी, बादाम को भी जब आप तोड़ोगे तो वो दो सिमिलर पार्ट्स में क्या हो जाती है? डिवाइड हो जाती है। तो ऐसे बीज जो दो सिमिलर पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, और ये जो सिमिलर पार्ट्स हमें मिलते हैं किसी बीज को स्प्लिट करने के बाद, जो दो सिमिलर पार्ट्स हमें मिलते हैं हम उन्हें बोलते हैं कोटिलेडन्स, ठीक है। जो जैसे मान लीजिए अगर ये मटर है, ठीक है, जब हमने इसके दो पार्ट कर दिए हैं, ये मटर है, इसके हमने दो पार्ट कर दिए हैं, तो ये जो दो पार्ट हुए हैं, ये जो पार्ट है और ये जो पार्ट है, इसको हम क्या कहते हैं? कोटिलेडन्स, ठीक है। ये सीड्स को स्प्लिट करने के बाद जो दो पार्ट्स हमें, दो सिमिलर पार्ट जो हमें मिलते हैं उसको हम बोलते हैं कोटिलेडन्स। एक बार इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। सीड्स आर स्प्लिट इनटू पार्ट्स, इस ईच पार्ट इज कॉल्ड कोटिलेडन्स, ठीक है। सीड को जब हम स्प्लिट करते हैं दो सिमिलर पार्ट्स में, तो वो जो दो सिमिलर पार्ट्स हमें मिलते हैं उनको हम बोलते हैं कोटिलेडन्स, ठीक है। अब सीड्स पर आ जाते हैं। कोटिलेडन्स हमने समझ लिया कि सीड्स को जब हम तोड़ेंगे जो दो पार्ट हमें मिलेंगे उनको हम कोटिलेडन्स बोल रहे हैं। अब सीड्स होते हैं दो प्रकार के, एक होते हैं मोनोकोट सीड्स और एक होते हैं डाइकोट सीड्स, ठीक है। और मोनो का मतलब होता है वन, और डाइकोट का और जो डाई होता है डाइकोट में, उसका मतलब होता है टू। और ये जो कोट लगा है ना स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कोटिलेडन्स,
इसकी इसका जो पूरा कोट को यहाँ पे आधा लिखा गया है, उसका पूरा मतलब होता है कोटिलिडन्स। ठीक है, तो मोनो का मतलब है वन, कोट का मतलब है कोटिलिडन्स यानी कि वन कोटिलिडन, और डाइकोट में डाई का मतलब होता है टू और कोट का मतलब होता है कोटिलिडन। ठीक है, तो आप इससे क्या समझ पा रहे हैं? मोनो का मतलब वन, कोट का मतलब कोटिलिडन। ठीक है, यानी कि ऐसा सीड जिसमें केवल एक कोटिलिडन होता है, यानी कि केवल एक पार्ट होता है। जैसे अगर आपने मक्खा देखी होगी, अगर आपने मक्खा का बीज देखा होगा तो वो स्प्लिट नहीं होता है। मक्का का बीज देखा है आपने, जो भुट्टा होता है, भुट्टे के ऊपर जो छोटे छोटे दाने होते हैं, ठीक है, उसको कभी आप देखोगे तो आप उसको दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। अगर आप उसको डिवाइड करना चाहोगे तो या तो वो सिमिलर पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगा, कोई एक बहुत बड़ा टूट जाएगा, कोई एक छोटा टूट जाएगा, या फिर हो सकता है कि वो जो है पाउडर फॉर्म में आप उसको करें। ठीक है, उसका पाउडर बन सकता है, लेकिन आप उसको दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, दो सिमिलर पार्ट्स उसके नहीं हो सकते। तो जो मक्का है, जो मेज है, वो काय का एग्जाम्पल है? मोनोकोट सीड्स का। जो मक्का है वो काय का एग्जांपल है? मोनोकोट सीड्स का। उसमें मोनो का मतलब होता है वन और कोटिलिडन का मतलब होता है केवल एक ही पार्ट उसमें है, यानी कि इसमें वन कोटिलिडन है, इसलिए हम उसको बोल रहे हैं मोनोकोट सीड्स। ठीक है, और डाई का मतलब होता है टू, कोट का मतलब होता है कोटिलिडन। ठीक है, तो आप इससे समझ गए होंगे कि ऐसे सीड्स जो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, दो सिमिलर पार्ट्स में जो सीड्स डिवाइड हो जाते हैं उनको हम बोलते हैं डाइकोट सीड्स। क्या बोलते हैं? डाइकोट सीड्स। इसका एग्जाम्पल में आप बादाम लिख सकते हो, ठीक है, चना लिख सकते हो। ये ऐसे सीड्स हैं जिनको जब आप स्प्लिट करोगे, जब उसको तोड़ोगे तो हमें दो सिमिलर पार्ट्स मिल जाएंगे, और वो जो दो सिमिलर पार्ट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं कोटिलिडन्स। ठीक है, हम फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमें याद रहे। ठीक है, कोटिलिडन्स क्या होता है? सीड्स आर स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड कोटिलिडन्स। सीड्स को जब हम स्प्लिट करते हैं तो वो दो सिमिलर भागों में टूट जाते हैं। ये जो दो सिमिलर पार्ट्स हमें मिलते हैं उनको हम कहते हैं कोटिलिडन्स। ठीक है, अब कोटिलिडन्स के ऊपर डिपेंड होकर सीड्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक होते हैं मोनोकोट सीड्स, दूसरे होते हैं हमारे डाइकोट सीड्स। ठीक है, मोनो का मतलब होता है वन, कोट का मतलब होता है कोटिलिडन, डाई का मतलब होता है टू, कोट का मतलब होता है कोटिलिडन। तो मोनोकोट से हम समझ सकते हैं यानी कि वन कोटिलिडन, यानी कि ऐसे सीड्स जो दो भागों में डिवाइड नहीं हो सकते, उनमें केवल एक ही कोटिलिडन होगा, तो वो दो सिमिलर पार्ट्स में नहीं स्प्लिट हो सकते। और डाइकोटिलिडन का मतलब होता है ऐसे सीड्स जो दो भाग में डिवाइड हो सकते हैं, जैसे कि चना हो गया, जब हम उसको बीज से तोड़ेंगे तो हमें दो सिमिलर पार्ट्स स्टूडेंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो मोनोकोट्स एंड डाइकोट्स आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। अब हम देखते हैं कि मोनोकोट प्लांट क्या होते हैं। ठीक है, तो मोनोकोट प्लांट वो प्लांट हो जाएंगे जिनके अंदर मोनोकोट सीड्स होंगे। ठीक है, मोनोकोट सीड्स यानी कि एक कोटिलिडन वाले सीड्स जिन भी प्लांट्स में होगा वो हो जाएगा आपको मोनोकोट प्लांट। प्लांट दैट हैव ओनली वन कोटिलिडन। ठीक है, जिनमें केवल वो प्लांट जिनके सीड्स में केवल वन कोटिलिडन हो सकता है वो होते हैं हमारे मोनोकोट प्लांट्स। और जो डाइकोट प्लांट क्या होते हैं? ऐसे प्लांट जिनके जो सीड्स हैं वो दो कोटिलिडन में यानी कि दो सिमिलर पार्ट्स में डिवाइड हो सकते हैं, उनको हम बोलते हैं डाइकोट प्लांट्स। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये जो चैप्टर है ये काफी लंबा चैप्टर है। ठीक है, तो हम जो है इस वाले पार्ट को यहीं पे फिनिश करेंगे। हमने इस वाले चैप्टर में सबसे पहले हम नेचर वॉक पे गए थे। ठीक है, जहाँ पे हमने काफी सारे प्लांट्स को, काफी सारे एनिमल्स को, उनके अंदर जो डिफरेंस थे, जो सिमिलरिटीज थी, उनको हमने डिस्कस किया था। ठीक है, उसके बाद हमने प्लांट्स को डिस्कस किया था कि प्लांट्स के स्ट्रक्चर पर डिपेंड होके हम उनको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फिर हमने लीफ का स्ट्रक्चर देखा था कि लीफ कैसे होती है, लीव्स के अंदर जो स्ट्रक्चर होते हैं उनको क्या कहा जाता है, उस स्ट्रक्चर या फिर उस पैटर्न को क्या कहते हैं, वो पैटर्न कितने टाइप का होता है। एक होता है रेटिकुलेट जो नेट टाइप का होता है, दूसरा जो हमारा होता है वो पैरेलल वेनेशन होता है। ठीक है, उसके बाद हमने रूट्स पढ़ी थी। रूट्स हमारी दो टाइप की होती है, एक टेप रूट होती है और एक हमारी फाइब्रस रूट होती है। टेप रूट में एक मेन रूट होती है और उसके आइट साइड छोटी छोटी सी रूट्स निकली हुई रहती है। और जो फाइब्रस रूट होती है उसमें सारी जो रूट्स होती है वो सिमिलर होती है और सारी बेस से ही निकली होती है। ठीक है, उसके बाद हमने सीड्स पढ़े। सीड्स में दो टाइप के सीड्स होते हैं, एक मोनोकोट सीड्स होते हैं और एक हमारे डाइकोट सीड्स होते हैं।
डाइकोट सीड्स जो होते हैं वो दो सिमिलर पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, लेकिन जो मोनोकोट सीड्स होते हैं उनमें केवल एक ही पार्ट होता है और वो दो सिमिलर पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो सकते, ठीक है। और वैसे प्लांट जिनके अंदर मोनोकोट सीड्स होते हैं उनको हम कह रहे हैं मोनोकोट प्लांट्स। और ऐसे सीड्स, ऐसे प्लांट जिनके अंदर डाइकोट सीड्स होते हैं, यानी कि ऐसे सीड्स जो दो पार्ट्स में डिवाइड हो सकते हैं, उनको हम बोल रहे हैं डाइकोट प्लांट्स, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो लेसन है ये समझ में आया होगा। ये इस चैप्टर का पहला पार्ट था जिसमें हमने प्लांट के बारे में अच्छे से पढ़ा है। जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम एनिमल्स के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, उनको कैटेगराइज करेंगे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में। और बाकी का जो लेसन है वो हम सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।